गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने देखा था कि किसके विषय में देख चुके हैं, श्रीलंका के विषय में देख चुके हैं और पाकिस्तान के विषय में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी के क्या हाल थे और वहाँ पर मिलिट्री शासन कब कब लगा। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर इसके रीजन क्या थे, मेन रीजन क्या पड़ते हैं पाकिस्तान में कि इस तरह की सिचुएशन बार बार आती, एक बार नहीं कई बार इस तरह आई और अब जाकर कहीं वहाँ पर डेमोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन वो नाम मात्र की ही डेमोक्रेसी है वहाँ पे। और आज भी वहाँ पर शासन जो चलाता है वो कौन से, सबको मालूम है कि मिलिट्री के द्वारा ही रूल किया जाता है। लेकिन इसके रीज़न क्या है, मेन अगर देखें हमारे जो कुछ मेन रीजन्स पड़ते हैं, जो पहला हमारा रीजन है वो कौन सा है, सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी एंड लैंड ऑन एरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यानी कि वहाँ पर जो कह सकते हैं जो जिनके पास में ज़्यादा पैसा, जिनके पास में ज़्यादा लैंड है, मिलिट्री, इन सब का वहाँ पर क्या डोमिनेंस चलता है। जैसे मैंने कहा था वहाँ पर मिलिट्री शासन करती है, तो यहाँ पर किसका शासन चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस करते हैं वो क्लर्जी, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जिनके मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शासन कर रहे हैं। ये मेन रीजन वहाँ पर बनता है। जो हमारा दूसरा रीजन है वो क्या है, पाक कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्ट्रगल चलता रहता है, जो कॉन्फ्लिक्ट उसका इशू चलता रहता है, वो भारत के साथ में चलता है। वो क्या करता है, अपने सारे मुद्दे हटा कर को भारत के ही पीछे पड़ा रहता है। तो दूसरा रीजन ये पड़ जाता है वहाँ पर, तो मिलिट्री इतनी जल्दी हावी हो जाती है। जो हमारा थर्ड आता है वो लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेसी इन पाक। यानी कि आज तक पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना दूसरे देशों को किया गया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान का क्या किया, समय समय पर उसका फ़ायदा उठाता रहा और बहुत से देश क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का समय समय पर फ़ायदा उठाते चले आ रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम मात्र की ही रह सकती है। इस तरह कभी भी वहाँ पर एक कंटिन्यू डेमोक्रेसी हम लोग बहुत ही मुश्किल से देखेंगे। ऐसा है कि 50-60 साल ऐसा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। ये तो हमने बात की थी किसकी। और अभी देखा जाए लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट हमने देख ही लिया था। अगर अब बात करें हम अपनी नेक्स्ट कंट्री है, जो नेक्स्ट कंट्री कौन सी, हमारे नेपाल है। और नेपाल के विषय में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। बोलविया नेपाल के विषय में पढ़ा होगा आपने। तो नेपाल में कैसे डेमोक्रेसी आई, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कैसे डेमोक्रेसी आई थी। डेमोक्रेसी स्ट्रगल की है पब्लिक ने, 1990 में आपने देखा होगा कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है। पहले वहाँ पर किसका शासन रहता है, किंग का शासन रहता है, फिर थोड़ी छूट दी जाती है। फिर इसके बाद क्या कर दिया 2006 में, जब वहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ही बनकर के उनका पूरी तरह तैयार हो जाता है और वहाँ पर किंग का कोई राइट ही नहीं रह जाता इंटरफेयर करने का। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, 2006 में स्टार्ट हुआ। इसके पहले क्या था, यहाँ पर स्ट्रगल होते रहे थे, लेकिन 2006 में क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट क्या हो जाती है, रुकती नहीं है। भीड़ के पब्लिक क्या करते हैं, रोड पर निकल आते हैं। इसके विषय में आपने डिटेल स्टडी की है क्लास 10th में। तो पब्लिक क्या करती है, रोड में आ जाती है और राजा के खिलाफ में प्रदर्शन करने लगती है, प्रोटेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में। और जिससे वहाँ पर क्या हो जाती है, एट लास्ट में वहाँ भी डेमोक्रेसी आती है। कह सकते हैं कि वहाँ पर आज भी किसका शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन का शासन है। नहीं, 2006 तक क्या था, वहाँ पर राजा, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता था लेकिन राजा का ही रूल चलता था। अब 2006 के बाद कैसी कंडीशन आ गई, वहाँ पे राजा का शासन इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रह गया। वहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गई, ऑल इन ऑल हो गई। तो इस तरह हमने छोटा सा एक देश देखा। नेक्स्ट अब भूटान के विषय में बात करेंगे, अदर रिमेनिंग कंट्रियों के विषय में देखेंगे जो हमारे रह गई हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।